तो बेटा जैसे सामने आप देख सकते हैं कुल मिला के 11 टॉपिक्स हमें नजर आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर लीनियर एसएचएम है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड लीनियर एसएचएम है, एक्सप्रेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीनियर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, फोर्स लॉ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, एंगुलर एसएचएम, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, डैम्प्ड एसएचएम, फ्री फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, है ना। एक दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा नहीं है, वो जल्दी जल्दी टॉपिक्स हो जाते हैं इसके। प्रोबेबली एक हफ्ते तक के इंशाल्लाह ये चैप्टर निपटा देंगे अपन। और खास बात एक बार बताता हूँ बेटा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने अगर ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिस किए, और अगर इसका एक भी दिन मिस किए, आगे का भूल जाओ, वेव्स चैप्टर भी भूल जाओ। वेव्स तुमको कुछ भी पढ़ लेनी पड़ेगा, है ना। वहां पर जब फेस एंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे, एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट आएंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है ना। इवन आपका वेव ऑप्टिक्स है उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट, खासतौर से ये वाला पार्ट, मतलब आगे की चीजें समझने के लिए ये वाला पार्ट, सिंपल हार्मोनिक एंड सर्कुलर मोशन, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा नहीं तो फिर, क्योंकि मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को मेरे, मतलब लास्ट टाइम ही मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट थे, मैंने जता के बोला था कि बिल्कुल भी एब्सेंट मत रहना उसमें, है ना। और वो इसी 2-3 दिन के अंदर गायब थे, पूरा वेव ऑप्टिक्स गया उनका। हालांकि मैंने उनको बाद में समझाया। अब जाहिर बात है मेरे पास बार बार इतना टाइम नहीं होगा कि आराम से समझाऊं मैंने फास्ट ट्रैक में समझाया। माशाल्लाह आप बहुत जल्दी आ गए। बंद करो दरवाजा, बोर्ड लगा दो पूरा, है ना। तो पूरा वेव गया, वेव ऑप्टिक्स गया उनका, बाद में जमा ही नहीं, उनको आज तक नहीं जमा। तो चलो बेटा आप ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले जाते हैं अपन इंट्रोडक्शन के पर। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या है देखना चाहिए हमको। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहला सवाल आएगा, व्हाट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किस चिड़िया का नाम है, किसे ऑसिलेशन कहा जाता है। ओके चलो बताओ क्या ऑसिलेशन होता है। मुझे बड़ा ब्लू वाला मार्कर देना। बोलो ऑसिलेशन क्या होता है, और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फर्क है उसके बाद ये बताना। ऑसिलेशन मतलब कोई भी, अगर आप बोलेंगे कोई एक चीज बार बार आगे पीछे टू एंड फ्रो होते रहती है अलॉन्ग द सेम पाथ, जैसे घड़ी का पेंडुलम टिक 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 ऐसा होता रहता है, उसका पाथ सेम है, लगातार आगे पीछे हो रहा है अबाउट अ मेन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बार बार ऐसा ऑसिलेट करते रहता है वो, है ना, आगे पीछे घूमते रहता है। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। स्प्रिंग लो, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लटका दो, स्प्रिंग लो, स्प्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लटका दो, उस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दो, दक 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 दक, है ना। क्या हो रहा, सेम पाथ पे टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव होते जा रहा, अबाउट सर्टेन पॉइंट, अबाउट मतलब होता है उसके अतराफ, अबाउट अ पॉइंट। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। तो इसको ऐसा डिफाइन करेंगे, द टू एंड फ्रो motion of an object about a certain point along, इधर बैठा के, ये ब्राउन वाली चेयर पे, along the same path, जल्दी, is called as ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑसिलेशन। अब ऐसा है, हमें ये तो पता चल गया ब्राउन वाली चेयर पे, ब्राउन आप कलर ब्लाइंड है वो, हाँ, इट्स कॉल्ड एज ऑसिलेशन। आया समझ में। इसी तरह से आता है एक पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने कि पीरियोडिक मोशन क्या चीज है। ओके तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट होता रहता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं आपका पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग कहेंगे अ मोशन
which repeats itself after equal interval of time is called as क्या? पीरियोडिक मोशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट होता रहेगा। अब खास बात ध्यान देने लायक ये है, नोट, एवरी एसएचएम, एसएचएम ऑसिलेशन को ही कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज अ पीरियोडिक मोशन, बट every periodic motion is not an SHM। मगर हर एक पीरियोडिक मोशन SHM नहीं है। हर एक SHM पीरियोडिक मोशन है, मगर एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन SHM। बोले ऐसा कैसे हो सकता? मैं बोलूं जैसा कि एवरी गर्ल प्रेजेंट हियर इज अ स्टूडेंट, एवरी गर्ल प्रेजेंट हियर इज अ स्टूडेंट, बट एवरी वन प्रेजेंट हियर इज अ गर्ल, एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट हियर इज अ गर्ल। बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं बोल सकते आप बिल्कुल भी। तो वैसे ही जब हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, तो ये पंखे का मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। इसकी जो ब्लेड्स है एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके जो वापस उधर आ रहे हैं वो एक सेम टाइम में आ रहे हैं। मान लो कि ये 0.5 सेकंड में वहां पर आ रहे हैं, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ये पीरियोडिक मोशन है। तो क्या ये ऑसिलेशन हो रहा क्या? हाँ, ये कौन सा मोशन हो रहा? सर्कुलर मोशन। तो भले ये पीरियोडिक है मगर ऑसिलेशन नहीं, मगर ऑसिलेशन, हर एक ऑसिलेशन जो क्या होता है ये पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो देखो, ऑसिलेशन को बांटने के दो नजरिए हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि यहां पर मैं स्टूडेंट्स को बांटना चाहता हूं दो ग्रुप्स में, है ना। मैं आया, मैंने बांटा अकॉर्डिंग टू द जेंडर। मतलब ठीक है भाई, गर्ल्स आप उधर जाके टेस्ट देंगे, बॉयज आप इधर बैठ के टेस्ट देंगे, है ना। मान लो इमरान सर आए, वो बोले कि नहीं, परफॉर्मेंस की बेसिस पे बांटेंगे, कि जो बच्चे अच्छा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप इधर रहो, है ना, दूसरे बच्चों को आप उधर रखो। तो अब आपने क्या देखा? बांटने का नजरिया, है ना, बांटने का नजरिया अलग अलग है। तो वैसे ही हम ऑसिलेशन को भी जब बांटते हैं तो उसका जो व्यू है वो अलग अलग आता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ऐसा है, उसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड पहला होता है अनडैम्प्ड एसएचएम। अनडैम्प्ड एसएचएम, अनडैम्प्ड एसएचएम, अगर कोई पार्टिकल लगातार ऑसिलेशन परफॉर्म करता है विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले बात सुनो, जब कोई चीज आगे पीछे जाती है, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरा पाथ है और एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं मीन पॉइंट, यानी अगर वो ऑसिलेशन करना बंद कर दे तो वो यहां पर आके रुक जाएगा, तो ये क्या कहलाता है? मीन पॉइंट। तो मीन पॉइंट से वो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर तक जा सकता है, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। इधर को बोलते हैं प्लस ए, इधर को बोलते माइनस ए। कि आप जब ऑसिलेशन कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, कौन से पोजीशन से बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अनडैम्प्ड एसएचएम किसी कहा जाता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स SHM with constant amplitude, it is called as undamped SHM। जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है SHM विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इस तरह के एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन को कहा जाता है अनडैम्प्ड SHM। ठीक है, ग्राफिकली इसको आप ऐसा बता सकते हैं कि अगर सपोज करो
ये y एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट लेने वाला हूं, x एक्सिस पे मैं टाइम लेने वाला हूं मान लो, तो ये ग्राफिकली ऐसा आएगा। इस तरह से लगातार ग्राफिकली। अगर आपने नोटिस किया होगा, ये बताना ये चाहता है कि पार्टिकल यहां तक के गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर दूसरे डायरेक्शन में यहां तक के गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, फिर दूसरे वापस से पुराने डायरेक्शन में ऊपर तक के गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे। तो ये जो नजर आ रहा है बेटा, ये लाइन जो नजर आ रही है आपको, और ये जो लाइन नजर आ रही है आपको बेटा, ये प्लस ए बोलूंगा मैं, ये माइनस ए बोलूंगा। ये क्या बता रही है बेटा आपको? एम्पलीट्यूड बता रही है। तुमको नहीं लग रहा शुरू से लेकर आखिर तक इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम है। जो घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, क्लॉक पेंडुलम जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एग्जांपल है क्लॉक पेंडुलम। क्लॉक पेंडुलम, तुमको नहीं लगता घड़ी का जो पेंडुलम है वो लगातार, है ना, आपका एक ही मतलब डिस्टेंस तक आगे जाता वापस आ जाता, डिस्टेंस से आगे जाता वापस आ जाता है ना। तो ये जो घड़ी का पेंडुलम है, ये भी जो परफॉर्म करता है, ये आपका अनडैम्प्ड एसएचएम परफॉर्म करता है। फिर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड अगला, दैट इज नेम्ड एज डैम्प्ड एसएचएम। ठीक है, तो डैम्प्ड एसएचएम क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स SHM with constantly decreasing amplitude, it is called as damped SHM. It is called as damped SHM. तो जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है oscillation with constantly decreasing amplitude, जैसे कि फॉर एग्जांपल वंस अगेन I'll plot a graph between displacement and time। जैसे कि एक बॉल होता है, रबर का बॉल, आप उसे ऊपर ऐसा रखो, छोड़ दो, टप 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 जाएगा। क्या नोटिस करेंगे? उसका एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम 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 कम, है ना। यानी कि ग्राफिकली मैं इसको ऐसा बता सकता हूं, ग्राफिकली, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड देखो लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा? कम होते चला जा रहा। ऐसे एसएचएम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डैम्प्ड एसएचएम। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, ये सब इसके एग्जाम्पल है ना। सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम। सिंपल और क्लॉक पेंडुलम में क्या फर्क है? क्लॉक पेंडुलम जो है घड़ी के मशीनरी से जुड़ा हुआ रहता है और वो लगातार उसको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करने पे मजबूर करता है। सिंपल पेंडुलम वो नहीं हिप्नोटिज्म में इस्तेमाल करते हैं, है ना। गौर से देखो इस चीज को, लेकिन इस तरह से जो करते तो भाई वो कभी ना कभी आके डेड हो जाता, फिर ऐसा मीन पोजीशन पे आके वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम कैसा होता है कि भैया आपने क्या किए, रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग अटैच किए, एक ब्लॉक लिए, खींच के छोड़ दिए, तो फिर क्या होता? जब 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 आके रुक जाता। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग पेंडुलम। तो ये सब कभी ना कभी क्या है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड डेड हो जाता है ना, इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपन डैम्प्ड एसएचएम। तो ये एक नजरिया था बांटने का। अब दूसरे नजरिए से देखेंगे, नजरिए की बात है। अब सेकंड है, सेकंड नजरिया जो मैं कहूंगा, या सेकंड मेरा व्यू जो कहूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड, पहला नाम है लीनियर एसएचएम। नाम से ही समझ में आता है, मतलब जो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा सीधी लाइन में,
आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जा रहा सीधी लाइन में, उसको कहेंगे लीनियर एसएचएम। तो मैं कहूंगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एसएचएम in a straight line, then it is called as linear SHM। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? स्प्रिंग पेंडुलम, वही वाला स्प्रिंग पेंडुलम। फिर दूसरा आता है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्या होगा? कर्व्ड पाथ पे, है ना, इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर एसएचएम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एसएचएम along a curved path, then it is called as angular SHM। जब कोई ऑसिलेशन एक कर्व्ड पाथ पे ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि अपन बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये देखो, एक कर्व पाथ पे आगे पीछे जाते हैं, तो ऐसे एसएचएम को बोलते हैं अपन एंगुलर एसएचएम। तो इसके एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। ये क्या चीज है बताऊंगा मैं आपको। टॉर्शनल पेंडुलम अभी थोड़ा सा झलक विद्या बता दूं आपको। एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर लेते हैं, नीचे एक डिस्क रहता है, और डिस्क को क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा सरकाते हैं यहां तक। कैसे सरकाते हैं? गोल, है ना, डिस्क ऐसी है ना, तो उसको मैं ऐसा सरकाऊंगा, रोटेट करूंगा, छोड़ दूंगा, तो फिर वो ऐसा 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 ऑसिलेट करता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर यहाँ पर? टॉर्शनल पेंडुलम। ये भी एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है आपका। ठीक है, लिख लो ये सब चीजें। देखो बेटा, लीनियर एसएचएम। अब हम लोग यहां लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने वाले हैं। मैं इसके लिए इमेजिन करूंगा सबसे पहले एक रिजिड वॉल और एक सरफेस। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग। फिलहाल स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे है, और यहां मैंने इस स्प्रिंग के साथ जोड़ के रखा है एक ब्लॉक, जिसका मास सपोज करो m है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ब्लॉक को थोड़ा आगे खींचने वाला हूं। ठीक है, तो फिर से वही रिजिड सपोर्ट, और अब मैंने क्या किया, ब्लॉक को आगे खींचा। देखो, इस तरह से आगे खींचा था मैंने। तो ये इसका मीन पोजीशन था, है ना, और आपने नोटिस किया कि ब्लॉक को आगे खींचा गया टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स यहां तक के ऐसा हुआ। तो तुमको नहीं लगता ये जब आगे आपने खींचे होंगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा होगा, आपने तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाए होंगे, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मगर स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट हुआ होगा जो उसे वापस पुरानी जगह पे लाना चाहता है। वापस पुरानी जगह पे लाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीस्टोर करना, है ना। तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वेक्टर एफ आर। ठीक है, चलो माना। फिर उसके बाद वंस अगेन ये रिजिड वॉल, ये बेस। अब आप क्या करने वाले हैं कि आपने जब आगे खींचे थे, आप दबाने वाले अंदर, तो
जब मैं इसे अंदर दबाऊंगा, पुश करूंगा, ओके, तो देखो अब आप देखेंगे आपने इस तरफ पुश किए, मान लो थ्रू डिस्टेंस x, तो आपने जब पुश किए तो आपने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाए थे, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपने बोला कि ठीक है ये ब्लॉक को इधर लगाओ, स्प्रिंग दब जा रहा है यहाँ पे, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये ब्लॉक को वापस पुश करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ जनरेट होगा। अच्छा एक बात बता मुझे, देखो नहीं लगता कि स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट को, है ना? मतलब कहने का क्या, तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। मान ले शायद तेरे हाथ में एक रबर बैंड का एक हिस्सा है, मैंने इसको ऐसा खींचा, देखो मालूम है छोड़ने वाला हूं, है ना? मैंने और खींचा, जैसे जैसे मैं खींचते जाऊंगा तेरे दिमाग पर टेंशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि मालूम है जैसे ही छूटेगा, है ना, उससे पहले तो नहीं छोड़ डाला, है ना, कि भाई इससे पहले ये बंदा छोड़े मैं छोड़ देता हूं, चट करे लगेगा मेरे को। तो भैया हमको मालूम है तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, वो जो इलास्टिक चीज होती है, स्प्रिंग होता है, रबर होता है, उसमें उतना ज्यादा क्या जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, मगर 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 अगर मगर माइनस एक्स, वाई दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट राइट में किए तो भैया आपने क्या देखा, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में, अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में किए तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट में। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन indicates that restoring force is always directed opposite to displacement, opposite to displacement। आया समझ में? तो फिर अब यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आती है, के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आती है के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर है रिस्टोरिंग फोर्स, जरा दरवाजा खोले, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो हम लोग ने क्या कहा कि के इज कांस्टेंट, जहां पर के हमने क्या देखा, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ जो के आया ना कांस्टेंट, जैसे क्या है कि अगर मान लो कि ये जो स्प्रिंग है ये कॉपर का बना हुआ है ना, एक स्प्रिंग है कॉपर का बना हुआ, अब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे स्प्रिंग एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तुमको क्या लगता है वो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा क्या? नहीं, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा ना। तो वेरी सिंपल वही बात बताना चाह रहा है यहाँ पे कि भैया देखो आप मटेरियल बदलोगे तो इसकी प्रॉपर्टी टू रिस्टोरिंग फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो वही मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। और एक और बात बता दूं कि जिस तरह कि देखो ये अगला डेफिनेशन जो कहा गया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, अगर मैं यहां देखो इन मैग्नीट्यूड यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, इन मैग्नीट्यूड, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एक्स, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एक्स। और अगर मान लो कि एक्स की वैल्यू 1 मीटर निकली, एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, तो तुमको नहीं लगता रिस्टोरिंग स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा? तो फिर हम लोग यहां कह सकते हैं कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। मगर ये कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 1 मीटर यानी यूनिट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। आइए बस में, और स्प्रिंग कांस्टेंट का एसआई यूनिट अगर देखने जाएंगे, किसका वर्ब में, स्प्रिंग कांस्टेंट का, तो वो आएगा न्यूटन पर मीटर।
क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अच्छा, डायमेंशन क्या रहेगा इसका? तो डायमेंशन ये रहेगा, ओके, m1, बोलो, m1 L0 T-2। L0 क्यों? क्योंकि न्यूटन यानी फोर्स का m1 L1 T-2 और मीटर का अपॉन में L1, L1 कटेगा, आ जाएगा। अब यहां पर अक्सर एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वो कुड टेल मी कि ये ग्राफ कैसा बनेगा? सोचो, इक्वेशन को देखो और बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। बोलो। स्ट्रेट लाइन रहेगी विद नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये आ सकता है। फिर एक आखिरी बात जो मुझे ध्यान में रखने वाली है ये कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये दो बातों पे मेनली डिपेंड करता है। पहली बात तो आपका जो स्प्रिंग बना है वो किस मटेरियल से बना है, पहली बात। और दूसरी बात ये बात पे डिपेंड करता है कि जो स्प्रिंग है उसकी लंबाई कितनी है ना। अगर आप देखते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, यहां पर लेंथ को लेकर मैं यहां लिखूंगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर किसी स्प्रिंग की आप लंबाई को डबल कर देते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग था 10 सेंटीमीटर, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, अब उसकी लंबाई को मैंने डबल कर दिया, 20 सेंटीमीटर कर दिया, है ना, तो अब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? हाफ K/2, है ना, K/2। अगर ट्रिपल कर दिया उसकी लंबाई को मैंने तो K/3, ये याद रखना, ठीक है, नोट डाउन। सो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड लीनियर एसएचएल। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा है और बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है ये। छोटी सी चीज है मगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएल। तो हम लोग जानते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? -kx होता है ना। ये हम लोग ने लीनियर एसएचएम के फॉर्मूले में देखा था। बट हम ये भी जानते हैं बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हम लोग लिख सकते हैं आपका रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप रिस्टोरिंग फोर्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर दोनों के एलएचएस सेम है तो क्या आप आरएचएस को इक्वेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -kx। ओके, चलो भाई, मान लिया। अब ऐसा है कि भाई एक्सेलरेशन को तो आप dv/dt लिख सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन को dv/dt लिख सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं आप? dx/dt, है ना, dx/dt लिख सकते हैं, -kx, जिसको कुल मिला के आप क्या लिख सकते हैं? md²x अपॉन dt² इज इक्वल टू -kx, है ना। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, इस m को उधर लेके चले जाओ, तो फिर यहां पर ऐसा हो जाएगा, therefore d²x अपॉन dt² इज इक्वल टू -k/m इंटू x। इसको इधर लेके आ जाओ, therefore d²x अपॉन dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा है कि एक चीज है जो आगे प्रूफ होने वाली है तुमको, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। एनसीईआरटी में ये चीज पहले प्रूफ हुई है, स्टेट बोर्ड में ये बाद में प्रूफ हुई है। तो हम लोग को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड भी देखना है, तो ये चीज अभी हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, इसका मतलब सिर्फ k/m रहा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? ओमेगा²। तो d²x अपॉन dt² प्लस ओमेगा²x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएल।
है ना। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर एसएचएम। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब धीरे धीरे आगे समझ में आएगा, अभी का फिलहाल आपको इसको नोट करना है कि ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर एसएचएम। चलो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करो, ऐसा करो कि आप अभी के लिए याद कर ले रहे हो इसको। तो चलिए बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो कुछ 1 से 2 न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे जो सिर्फ इस इक्वेशन पे बेस्ड होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम पे। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो हमारे पास पहला आया है इस तरह से, ध्यान दो बेटा सब लोग। अ पार्टिकल इन एसएचएम is represented as d square x upon dt square plus alpha x is equals to 0. Full stop. Its time period is क्वेश्चन मार्क। आपसे इसका टाइम पीरियड पूछ लिया है। एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसकी मोशन को आप इस तरह से इक्वेशन में बता सकते हैं, अनडैम्प्ड लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो भाई बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत आसान है। अब सबसे पहले कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with standard equation of लीनियर एसएचएम। तो दो दी गई इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आप ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू फिर क्या आएगा, अल्फा। अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ मैच करके देखोगे साफ नजर आएगा। जैसा यहाँ पर इक्वेशन में एक्स के साथ जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ एक्स के साथ क्या है, अल्फा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा। सिंस टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा। दिस विल बी अवर टाइम पीरियड। आया समझ? तो ये है आपका आंसर इसका। एक और क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, a particle in SHM according to equation, एक पार्टिकल है जो SHM में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 16 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 25 एक्स इज इक्वल्स टू 0। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। चलिए आप कैलकुलेट करके बताइए इसी मैनर से। आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आप मुझे भी कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत इजी इसका जवाब है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 16 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, उसको 16 से डिवाइड कर डालो, तो डी स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 25/16 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 25/16, है ना। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं अब। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/4। अब अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू 5/4, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई बाय 5/4, 4 चले गया ऊपर, 8 पाई बाय 5।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक 15.4 acceleration, velocity and displacement in linear SHM. Acceleration, velocity and displacement and linear SHM. ठीक है, तो अब आपको इक्वेशंस डिराइव करना है फॉर एक्सेलरेशन, फॉर वेलोसिटी एंड फॉर डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम। तो सबसे पहला हम लोग पकड़ेंगे एक्सेलरेशन को। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो, आप जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम पे, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम में जाता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ना। ध्यान दो यार अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर एक्स को उधर भेजो, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी बाय डी टी ऑफ वी, या फिर जिसको आप क्या लिख सकते हैं आप ए। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां पर मेरे पास पहला आ गया इक्वेशन एक्सेलरेशन का, ये याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मुझे किसी ने कहा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करो, तो उसका भैया ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। ओके ओके, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें ऐसा है, स्पेशल केसेस हम लोग कंसिडर करते हैं या और इन डिटेल में स्टडी करते हैं, हमें पता चलता है कि जब आप मीन पोजीशन पे होते हैं तो एक्सेलरेशन अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। देखो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट को, है ना। जब एक्स मैक्सिमम ए मैक्सिमम, जब एक्स मिनिमम ए मिनिमम, तो मैं यहां लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा, दैट विल बी 0। आई बस में, तो जब एक्स की वैल्यू आप ए डालोगे तो एक्सेलरेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, और वही जब एक्स की वैल्यू आप 0 डालोगे तो एक्सेलरेशन अपनी मिनिमम स्टेज पे रहेगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया था हमारा एक्सेलरेशन को लेकर। अब आएगी बारी वेलोसिटी की। जस्ट लेट मी चेक द स्पॉट। तो अब आएगी बारी वेलोसिटी को लेकर। लिख लो पहले यहां तक। देखो इधर, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे, इधर ध्यान दो रे बेटा, सब लोग ध्यान दो, चाहे जान पे आए नहीं आए, सभी तो ध्यान दो। तो अब अगर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे सिंस हम ये इक्वेशन जानते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोले यही कहाँ से टपका, तो ये यहाँ से टपका, है ना। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम था, है ना। आपने इसको उस तरफ लिखे तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं डी वी अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक बात समझ में आती है कि मैं इंटीग्रेशन करके क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। मगर एक प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, उधर एक्स है, तो अगर डी टी को उधर लेके गया तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब 3 वेरिएबल्स आ गए। अब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी थी, मोशन स्ट्रेट लाइन में तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे इंटीग्रेशन में, तो शायद तुमको मालूम अब क्या करना है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एक्स, या वो ना वी इंटू डी वी बाई डी एक्स किए थे अपन ने। भाई देखो, आगे का सब कुछ है ना वो पीछे पर डिपेंडेंट है, इसीलिए बोलते हैं तुम्हारी पीछे की पढ़ाई अच्छी है तो आगे तुमको चमरा,
तो कई लोगों को क्यों भारी जा रहा है, क्योंकि उन्हें पीछे कुछ किया ही नहीं उन्होंने, है ना, सुन बैठे रहे हो, तो इसी वजह से वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ चीज़ें। खैर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ dx से। तो अगर मैंने dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखो dx बाई dt को उसके नीचे ला लूंगा, और dv अपॉन dx माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। बात समझ में आ रही क्या? मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, dx दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई भी किया हुआ, डिवाइड भी किया हुआ। अच्छा, dx अपॉन dt क्या होता है बेटा? v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आगे क्या, dx को उधर भेजो, तो जब मैं dx को उधर भेजूंगा, देखो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx माइनस ओमेगा, यार, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हम अब तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन v इंटू डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना। देखो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, v टू डी वी है तो उसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, उसको चुपचाप इधर साइड में कर डालो। x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये प्लस सी कहां से आया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना। और अब देखो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a v इक्वल्स टू 0 होता है। बोले समझा नहीं कैसा? जब भी कोई चीज ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, आगे पीछे इस तरह से ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, तो जब वो आखिर में पहुंचती है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब सबसे लास्ट में पहुंचती है एक्सट्रीम पोजीशन, तो वहां ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है कि नहीं, है ना। वॉल्टर लोइन एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर, उन्होंने अभी 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 तो दौर चालू हो रहा प्रैक्टिकल करने का, बहुत पहले से प्रैक्टिकल्स करके दिखाते थे वो। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताए थे, वो यहाँ पर ऐसा खड़े हो गए थे और उन्होंने ऐसा रख के इसको छोड़ दिया, वो बॉल गया आगे जाके, फिर वो बस ऐसे टच करके वापस चला गया, है ना। कई लोगों ने ऐसी मजाक मजाक में एक जोक अलग बताया कि बोले अगर आपको फिजिक्स की पूरी नॉलेज ना हो तो वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बंदे ने क्या किया, यूं फेंका, है ना। अब तुमको क्या लगता है वो टच करके जाएगा क्या? नहीं है ना, इस बार ठोक के जाएगा तुम्हारे को सीधा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने छोड़े थे, उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी 0 दिए थे इसको, वो गया तो जब आया तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, जब ये यहाँ ऐसा आया तो वेलोसिटी 0 थी, तुमने उसको ऐसा सोर्स से फेंके, तुमने इनिशियल वेलोसिटी दी, तो जब वापस इस पोजीशन पे आएगा तो इट विल हैव द सेम वेलोसिटी, धड़ लगे टकराएंगे हम लोग। तो भाई हम जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी अगर मैंने x की जगह a डाला, तो मैं वेलोसिटी की जगह क्या डाल सकता हूँ, 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा, इससे क्या साबित हो रहा? बोले इससे ये साबित हो रहा है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। मतलब मुझे ये पता चल के आया कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, ये पता चला। अच्छा ठीक है, पता चल गया तो डाल दो वैल्यू फिर उसमें, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। आप 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। और अब अगर मैं प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करूं तो ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अच्छा ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी ने मुझसे कहा कि सर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हो गया, तो उसको जूते मारूंगा मैं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता प्लस माइनस में। तो खैर, और सर बोले प्लस माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, अगर इधर जा रहा हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस, ठीक है ना। आया समझ में? अब इसमें भी क्या होता है, फिर स्पेशल केसेस आते हैं कि भाई एट x इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन। देखो एट x इज इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन की बात चल रही है बेटा। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी अपनी सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे होता है ना। अगर वही एक्सपेरिमेंट वाल्टर लुईस साहब ने मीन पोजीशन पे खड़े होकर दिखाया होता, है ना, तो आज वो नहीं होते यहाँ पे,
है ना। तो अब ऐसा है कि मीन पोजीशन पे अगर होता तो धड़ कर लगेगा जोर से, क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एट मीन पोजीशन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सबसे ज्यादा होती है v मैक्स, ये a इंटू ओमेगा हो जाएगा। बोले a इंटू ओमेगा क्यों? अरे x की वैल्यू 0 डाल, तो बचा क्या रूट के अंदर a स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा a, तो a इंटू ओमेगा। आई बस समझ में? तो ये v मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। और फिर इसके बाद एट x इज इक्वल टू a, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की बात चल रही है बेटा। कहां की बात चल रही है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन की। अगर मैंने x की वैल्यू a डाल दिया यानी एम्पलीट्यूड के बराबर, तो क्या हो जाएगा ये 0। तो वेलोसिटी सबसे मिनिमम होती है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का। फिर उसके बाद अगर मुझसे कहा गया कि ग्राफ प्लॉट करके बताओ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, तो देखो सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करो ओमेगा स्क्वायर से, तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेजो, तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से डिवाइड करो, तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब अगर आप ये इक्वेशन को जान सक रहे, पता नहीं मुझे, मगर आपको याद दिला दूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ये प्लस होना चाहिए था, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन की है इलिप्स की, है ना। तो अब अगर ये ऐसा है, देखो जैसा x था यहाँ पर या फिर जैसा y था वहां पर v है, जैसा x था वहां पर x है, तो अगर मैं इस हिसाब से बनाने जाऊं, सॉरी, तो मैं अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, तो वेलोसिटी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो बोले प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, ओके। और डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो बोले प्लस ए एंड माइनस ए। और अब अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता हूं इसका, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक इलिप्स के शेप का ग्राफ, है ना, एक इलिप्टिकल शेप का ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का हो गया क्या आपका सभी का? एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो, है ना, क्योंकि आखिरी पॉइंट मुझे लेना है डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जैसे कि हमने एक्सप्रेशन की निकाली है, वेलोसिटी की निकाली है, और अब देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। देख लो, फिर बाद में लिखते बैठना, हम जो भी लिखना है आपको। तो तीसरा अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन आएगी? देखो, सिंस आप एक फॉर्मूला जानते हो, बोले क्या फॉर्मूला जानता हूं मैं, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, v इज इक्वल टू, v को dx अपॉन dt लिख सकता हूं। बोले बिल्कुल सही, v को आप dx अपॉन dt लिख सकते हो, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो जब इसका इंटीग्रेशन लोगे आप, तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, है ना, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और इसका इंटीग्रेशन लोगे तो ओमेगा इंटू टी। ये एक ही बार आया है साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, जैसा कि कोई भी चीज़ का आप इंटीग्रेशन लेते हैं, तो जैसा कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये मैथमेटिक्स वालों को मालूम होगा, है ना। और अभी के लिए बाकी लोगों को मैं बोलूँगा ये डायरेक्टली याद रखो, ये सिर्फ एक ही जगह यूज़ हुआ है ये फॉर्मूला, बाकी कहीं कोई और जगह पे यूज़ नहीं हुआ। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। और ओमेगा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ओमेगा डी टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है वो बाहर निकला, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस अल्फा, अल्फा बोले तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना।
अब एक काम करो, ये साइन इनवर्स है ना इधर, उसको उधर भेज दो। जब आप उसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। साइन इनवर्स हटा के अपन उसको डालेंगे, जैसे कि अपन लिखते हैं ना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स को इधर लेके आऊंगा तो पूरे साइन 30 डिग्री का साइन हो जाएगा। तो मैं अगर इनवर्स को इधर लेके आऊंगा तो पूरे ओमेगा टी प्लस अल्फा का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ रही है आपके लीनियर एसएचएम की, डिस्प्लेसमेंट की। ये जनरल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें ऐसा है कि अगर ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, इफ ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर ऑसिलेशन शुरू हो रहा है मीन पोजीशन से, तो अल्फा की वैल्यू 0 होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0, और इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इफ ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी π/2। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इधर हो जाएगी। और साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, ए कॉस ओमेगा टी। आया समझे। सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे डेरिवेशंस देख लिया हमने। ओके, बाकी का हम देखेंगे कल।